ये कहानी है एंथनी की, जो अपनी माँ के पोते होने की चाह को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ अनजाने में एक भूतिया घर में रहने आ जाता है। फिर वहाँ पर भटक रही आत्माएं उसकी बेटी के शरीर पर अपना कंट्रोल कर लेती हैं। फिर एंथनी अपनी बेटी को बचाने के लिए अनम्मा को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। क्या अनम्मा और एंथनी तारा और अपने घर को आत्माओं से बचा पाएंगे? ये आपको तब पता चलेगा जब आप ये मूवी एंड तक देखेंगे। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक सफेद कार दिखाई जाती है। इस कार में अनम्मा नाम की एक तांत्रिक बैठी है। तभी एक कुत्ता गाड़ी पर भौंकने लगता है और बड़े अजीब तरीके से गाड़ी में अपना सिर मारता है। बार बार टक्कर मारने पर कुत्ता लहूलुहान हो जाता है और गिर जाता है। अनम्मा को उस कुत्ते पर किसी का ऑरा फील होता है। फिर वो अपने ड्राइवर से कुत्ते को शहर से बाहर दफन करने को कहती है। फिर जैसे ही अनम्मा घर के अंदर आने के लिए मुड़ती है, तभी पीछे से आवाज देकर उनको कोई रोकता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। वो अपना नाम लोकनाथ बताता है। लोकनाथ अनम्मा से कहता है कि उसे प्रोफेसर दशरथ ने भेजा है और वो अनम्मा पर केस स्टडी करना चाहता है। फिर अनम्मा उसे अपने साथ आने की परमिशन दे देती है। फिर अनम्मा घर को अच्छे से देखती है। घर के पौधे सूख गए हैं। इसके बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं। अनम्मा यहाँ पर किसी बच्ची के शरीर से बुरी आत्मा को बाहर निकालने आई है। फिर वहाँ पर वो उस बच्ची से मिलती है और उससे उसकी पढ़ाई और स्कूल के बारे में पूछती है। बच्ची बताती है कि यह कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए उसने जो कुछ भी सीखा है वो न्यूज़पेपर से या फिर इधर उधर की चीजों से सीखा है। तभी लड़की के पिता बताते हैं कि हम परसों ही यूएस से आए हैं और मेरी बेटी को ठीक से हिंदी तक बोलनी नहीं आती। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी घर का फर्नीचर जोर जोर से हिलने लगता है और भगवान की तस्वीर नीचे गिर जाती है। अनम्मा लोकनाथ को अपना कैमरा लेकर बाहर जाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं अनम्मा और लोकनाथ कार से घर की ओर जा रहे थे। लोकनाथ अनम्मा से पूछता है, आपने उस लड़की के शरीर से वो आत्मा कैसे निकाली? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अनम्मा लड़की से उसका नाम पूछती है। तब अचानक लड़की की आवाज एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है और वो अनम्मा से कहती है, क्यों, मुझसे शादी करने का इरादा है? इसके बाद अनम्मा टेबल पर रखी एक बूढ़े आदमी की फोटो देखती है और फिर उस लड़की की तरफ देखती है। उस लड़की के बैठने का तरीका और फोटो वाले बूढ़े आदमी के बैठने का तरीका दोनों सेम थे। अनम्मा समझ जाती है कि इस बूढ़े आदमी की आत्मा ही उस लड़की के अंदर है। ये बूढ़ा आदमी उस लड़की का दादा है। अब अनम्मा लड़की के बाप से कहती है, क्या तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया था? फिर वो आदमी बताता है कि मैं सही समय पर आ ही नहीं पाया। इसके बाद अनम्मा इस आदमी को अपने पिता से माफी मांगने के लिए कहती है और उनकी मनपसंद चीज खिलाने को कहती है। आदमी अपने पिता को मनपसंद दही खिलाता है। उसके ऐसा करते ही उसके पिता को मुक्ति मिल जाती है और लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। अनम्मा और लोकनाथ बैठकर बातें कर रहे थे। फिर लोकनाथ अनम्मा से पूछता है, आपने बाहर बहुत पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी आप तांत्रिक जैसी दुनिया में क्यों आई? फिर अनम्मा बताती है कि वो साइंस और तंत्र मंत्र की दुनिया दोनों में विश्वास रखती है। मेरे इस काम को चुनने की वजह यह है कि जब मैं छोटी थी तो उस जमाने में औरतों को पोजीशन के चलते जान से मार दिया जाता था। मेरे पिता उन औरतों की हेल्प किया करते थे अपनी तंत्र विद्या से, लेकिन एक केस के दौरान मेरी छोटी बहन मारी गई, जिसके बाद मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई और थोड़े दिनों के बाद मेरे पिता भी बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने कार्य की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी और अब मैं अपने दम पर जितना हो सकता है उतने लोगों की हेल्प करती हूँ। फिर लोकनाथ पूछता है कि आपने अब तक कितने लोगों की हेल्प की है? क्या इतने सालों में आपको कोई ऐसा मिला है जिसको देखकर आपको डर लगा हो या फिर लगा हो कि मुझसे नहीं होगा? फिर अनम्मा थोड़ा सोचने लगती है और अपने एक केस के बारे में बताने लगती है। अब कहानी 1990 में जाती है। हमें एंथनी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। एंथनी राइस मिल में अकाउंटेंट की जॉब करता है और ये एक फैमिली मैन है। एंथनी अपनी फैमिली के लिए एक घर देख रहा है। ब्रोकर एंथनी को एक पुराना घर दिखाता है। घर पुराना होने के बावजूद भी अच्छी कंडीशन में था। जब वे लोग घर देखने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लॉक दरवाजा भी मिलता है। फिर ब्रोकर उस दरवाजे को खुलवाने के लिए कह देता है। एंथनी अपनी माँ, बीवी और 2 बेटियों के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। एंथनी की बीवी प्रेग्नेंट थी और उसकी माँ उससे इस बार लड़का चाहती थी, क्योंकि एंथनी को पहले 2 लड़कियां हो चुकी थी। बड़ी बेटी का नाम सोफी, छोटी वाली का नाम तारा। तारा एक स्पेशल चाइल्ड है, ये बोल और सुन नहीं सकती। दिन के समय एंथनी उस रूम में जाता है जो पहले बंद था। वहाँ पर काफी पुराना फर्नीचर रखा हुआ था जो किसी भी काम का नहीं था। रात के समय तारा उस रूम के सामने से गुजरती है, लेकिन पता नहीं क्यों तारा को उस रूम को देखकर बहुत तेज डर लगने लगता है। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सोफी और तारा एक ही बेड पर सोते हैं। आधी रात को सोफी को किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है।
फिर वो कमरे में इधर उधर गौर से देखती है। फिर उसे शीशे में तारा बोलती हुई नजर आती है। फिर वो डरकर तारा को उठाती है, लेकिन तारा सोफी को इशारों में कहती है कि मैं कैसे बोल सकती हूँ। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे सोफी स्कूल में चली जाती है और तारा खाना खा रही होती है। तभी मैरी तारा के हाथ पर चोटों के निशान देखती है। फिर वो तारा से उन चोटों के बारे में पूछती है, लेकिन तारा को उसका कोई भी आइडिया नहीं था कि ये चोट कैसे आई। फिर अचानक एक आवाज आती है। फिर सभी उस आवाज की तरफ जाते हैं तो मंदिर में से यीशु की फोटो नीचे गिर जाती है। फिर उनके देखते ही देखते सारी फोटोज नीचे गिरने लगती हैं। उनमें से एक फोटो एंथनी के फादर की भी थी। एंथनी कहता है कि हो सकता है कारपेंटर ने ढंग से नहीं लगाई हो। अपने पति की फोटो उठाते समय सुरमा का हाथ कट जाता है। खून से उसकी फोटो खराब हो जाती है। फिर सुरमा कहती है कि वो हमसे अभी भी नाराज हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान वाल पर ऊपर लगी फोटो पर नहीं जाता। फिर तारा अपने कमरे में ड्राइंग बना रही थी। तभी वहां पर रखी चेयर तारा की तरफ मूव कर जाती है। फिर तारा को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। फिर तारा उस चेयर पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही वो चेयर जोर जोर से झूलने लगती है। तभी तारा की माँ मैरी आ जाती है और उसे रोक लेती है। फिर तारा उन्हें साइन लैंग्वेज में बताती है कि उसे नहीं पता था कि ये इतनी तेज झूलेगा। अगले सीन में एंथनी की मिल का ओनर आता है और एंथनी से कहता है कि इनकम टैक्स वाले परेशान कर रहे हैं, सबका हिसाब क्लियर करो और सबको जाने को कहो। लेकिन इनकम टैक्स वालों को हैंडल करने के लिए 2 महीने तक उसे वहीं रहना होगा। फिर जॉब जाने की बात से एंथनी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने अपनी सेविंग से एक नया घर खरीदा था। काम करते हुए एंथनी को घर जाने में देर हो जाती है और उसका स्कूटर भी खराब हो जाता है। तभी वो वॉचमैन से लालटेन लेकर पैदल ही अपने घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो थोड़ा डर जाता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। फिर एंथनी उसे अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है। बातें करते करते वो दोनों एंथनी के घर तक पहुंच जाते हैं। फिर एंथनी पीछे मुड़कर देखता है तो वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है। यह देख एंथनी बहुत डर जाता है। फिर एंथनी घर के बाहर अपने हाथ पैर धोने लगता है। तभी उसे फिर से वही आदमी दिखता है। फिर वो जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है और अपनी माँ और अपनी बीवी को सब कुछ बताता है। मैरी कहती है ये उसका वहम होगा, वो आदमी आगे चला गया होगा। फिर सुरमा एंथनी को उसके पापा का लॉकेट देती है। सोफी को भी रात में किसी की अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। फिर सोफी बेड पर देखती है तो तारा वहाँ पर नहीं थी। तारा उसके सामने खड़ी थी और अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। फिर सोफी डर जाती है, क्योंकि तारा तो गूंगी थी। फिर सोफी जोर से चिल्लाती है। फिर उसकी इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता कि तारा बोल रही थी। सबके जाने के बाद सोफी खुद से बातें करती है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता। नया बेबी आने के बाद तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं, सब लोग उसे भूल जाएंगे। लेकिन इस बात पर तारा स्माइल कर रही थी। अगली सुबह एंथनी संडे को भी काम करने जाता है। उस समय तारा और सोफी आंगन में खेलने लगती है। तभी घर पर कारपेंटर कुछ रिपेयरिंग का काम करने के लिए आता है। तभी तारा और सोफी एक लड़की को देखती है। फिर वे दोनों कारपेंटर के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं क्या वो उसकी बहन के साथ ऊपर ले जाकर खेल सकती हैं। इस बात से कारपेंटर कंफ्यूज हो जाता है और हाँ बोल देता है। फिर वो लड़की उन्हें एक गेम देती है जो बहुत पुरानी थी। फिर सोफी मैरी को उस गेम और कारपेंटर की बहन के बारे में बताती है जो नीचे आई हुई थी। फिर मैरी कारपेंटर को एक गिलास जूस देती है और कहती है कि अपनी बहन को भी दे देना। कारपेंटर फिर से कुछ नहीं समझता और चुप रहता है। उसी रात सुरम्मा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे अपने कमरे में कुछ हलचल सी महसूस होती है। फिर सुरम्मा अपने पति से माफी मांगती है, क्योंकि सुरम्मा को लगता है कि उसके पति उससे नाराज हैं। फिर अगली सुबह सुरम्मा किचन में जाती है। आज वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी। एंथनी और मैरी वे दोनों भी वहीं पर खड़े थे। फिर एंथनी अपनी माँ को बताता है कि उसकी जॉब जाने वाली है और जो भी सेविंग थी उसने उन पैसों से अपना घर ले लिया था। फिर एंथनी कहता है कि उसके पास पहले ही 2 बेटियां हैं, अब वो तीसरा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मैरी का अबॉर्शन करवाना चाहता है। इस बात पर सुरम्मा एंथनी को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि क्या वो नहीं चाहता कि उसके पापा का रीबर्थ हो, वो इस बच्चे को अपनी पेंशन से पाल लेगी। फिर एंथनी अपनी माँ को गुस्से में देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसी रात जब एंथनी अपने कमरे में सो रहा था तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर एंथनी आवाज का पीछा करते हुए घर के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि तारा कुएं पर बैठी रस्सी खींच रही है। फिर एंथनी तारा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। जब वो पीछे देखता है तो उसे घर की बालकोनी में एक औरत 4 लड़कियों के साथ खड़ी दिखती है। फिर जब वो तारा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वे गायब हो जाती हैं और एंथनी को पीछे से कोई कुएं में धक्का मारता है। फिर जब सुबह मैरी उठती है तो एंथनी उसे बेड पर नहीं मिलता। फिर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है।
फिर एंथनी आवाज लगाकर कहता है कि वो कुएं में है। फिर मैरी कुछ लोगों की हेल्प से उसे बाहर निकालती है। अब एंथनी इन एबनॉर्मल एक्टिविटीज से बहुत परेशान हो गया था। तभी उसके बॉस का फोन आता है और वो उसे मिल में बुलाता है क्योंकि अकाउंट में कुछ गड़बड़ी थी। एंथनी मैरी से कहता है कि उसे रात को घर आने में देर हो जाएगी। फिर वो मिल चला जाता है। उस दिन फिर से कारपेंटर की बहन आती है। वो तारा और सोफी को अपने साथ खेलने को कहती है, लेकिन सोफी को होमवर्क करना था इसलिए वो मना कर देती है। फिर वो तारा को लेकर खेलती हुई बहुत दूर तक चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैरी तारा को ढूंढती है। सोफी बताती है कि वो कारपेंटर की बहन के साथ बाहर खेलने गई है। फिर मैरी सोफी को डांटती है। फिर मैरी तारा को ढूंढते हुए कारपेंटर के घर जाती है। वहाँ मैरी को पता चलता है कि कारपेंटर की कोई बहन ही नहीं है। कारपेंटर बताता है कि वो उस दिन कुछ समझ ही नहीं पाया था कि आप और आपकी बेटियां किस बहन के बारे में बात कर रही थी। इस बात से मैरी और भी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ तारा सड़क पर अकेले ही जा रही थी। अनम्मा की गाड़ी भी उस सड़क से गुजर रही थी। वो तारा को अकेले जाते हुए देख अपनी गाड़ी रोक लेती है। फिर अनम्मा उसे पानी पिलाती है। फिर तारा अनम्मा को साइन लैंग्वेज में बताती है कि उसे नहीं पता वो यहाँ कैसे आई। फिर अनम्मा अपनी कार में उसे उसके घर लेकर जाती है। रास्ते में मैरी इधर उधर तारा को ही ढूंढ रही थी। अनम्मा को रास्ते में ही मैरी मिल जाती है। फिर तारा अपनी साइन लैंग्वेज में बताती है कि वो मेरी माँ है। फिर अनम्मा गाड़ी रोकती है। मैरी तारा को देखकर उसको गले लगा लेती है। फिर अनम्मा मैरी की कंडीशन देखकर उसे अपनी कार में ही घर ड्रॉप करने को कहती है। फिर अनम्मा मैरी को उसके घर छोड़ देती है, लेकिन जाते समय वो घर को बड़े ध्यान से देखती है। अनम्मा के जाते ही बालकनी में फिर से एक औरत अपनी 4 लड़कियों के साथ दिखाई देती है। उसी रात सुरम्मा की आधी रात को नींद खुल जाती है। फिर उसे उस रूम से रोने की आवाज सुनाई देती है जिसको बंद करके रखा गया था। फिर सुरम्मा एंथनी को जगाती है। उसकी आवाज से बच्चे भी जाग जाते हैं और वहां आ जाते हैं। सुरम्मा एंथनी को कहती है कि इस रूम में कोई रो रहा है। एंथनी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी लाइट चली जाती है। फिर मैरी कैंडल लेकर आती है। जब एंथनी उस रूम के अंदर जाता है तो उसी टाइम वहां रखी चेयर हिलने लगती है। फिर मैरी उसे बाहर आने को कहती है, तभी कैंडल भी बुझ जाती है। फिर एंथनी दोबारा से कैंडल जलाता है। तभी एंथनी को अपने पीछे से किसी के होने का एहसास होता है। तभी वो चेयर एंथनी की तरफ मूव करती है और तेजी से झूलने लगती है। एंथनी डरकर रूम से बाहर की तरफ भागता है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर मैरी रूम के बाहर बाइबल पढ़ने लगती है। इस बार फिर से कैंडल बुझ जाती है। एंथनी जब इस बार कैंडल जलाता है तो उसे कैंडल की रोशनी में सामने एक डरावनी औरत दिखाई देती है। जब एंथनी चिल्लाता है तो वो डरावनी औरत उसका गला पकड़ लेती है और उसे धकेल देती है। अगली सुबह ब्रोकर एक पुलिस वाले को साथ लेकर एंथनी के घर आता है। फिर पुलिस वाला उस रूम का दरवाजा खोलता है। उसके अंदर एंथनी बेहोश पड़ा था। फिर मैरी एंथनी को होश में लाती है। फिर एंथनी पुलिस वालों को बताता है कि इस घर में बुरी शक्तियों का साया है, यहाँ सब कुछ डरावना है। पुलिस वाला उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उससे पूछता है कि वो रात भर कमरे में क्यों बंद था। वो पुलिस स्टेशन आए और अपना बयान देकर जाए। उसके जाते ही एंथनी ब्रोकर को कहता है कि हमें ये घर क्यों लेकर दिया, क्या तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पैसों से ही मतलब था। फिर एंथनी ब्रोकर का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि आज ही ये घर सेल कर दे। फिर एंथनी ब्रोकर के आगे हाथ जोड़ता है और उससे हेल्प मांगता है। ब्रोकर उसे अनम्मा के बारे में बताता है और एंथनी को उनका फोन नंबर देते हुए कहता है कि आप एक बार इनसे बात करें। फिर एंथनी अपनी मिल में जाकर उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। फिर वो एक बार फिर ट्राई करता है, दूसरी बार भी कोई फोन नहीं उठाता। जब रात को एंथनी घर जाता है तो एंथनी कहता है कि वो कब तक डर कर जिएंगे। इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, हम आज ही इस घर को छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे। तभी उस घर की लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं। एंथनी की माँ पूछती है कि हम कहाँ जाएंगे। एंथनी बताता है कि उसने एक घर किराए पर ले लिया है। फिर वे अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन तभी मैरी गिर जाती है। फिर एंथनी उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। एंथनी को रात भर हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। फिर रात को उसकी माँ का फोन आता है। एंथनी उन्हें बताता है कि टेस्ट हो रहे हैं, वो रात को हॉस्पिटल में ही रहेगा। तभी वहाँ पर एक फोन की घंटी बजती है। वहाँ स्टाफ न होने के कारण एंथनी फोन उठाता है। ये फोन अनम्मा का था, जो एंथनी को कहती है कि वो सब कुछ जानती है, उसकी फैमिली को खतरा है। एंथनी कहता है अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अनम्मा कहती है कि अगर उसने जाने की जिद की तो कुछ गलत हो जाएगा, ये घर उन्हें कभी नहीं जाने देगा। अनम्मा कहती है कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगी। अगले दिन सुबह एंथनी के लिए हॉस्पिटल में सोफी का फोन आता है। सोफी एंथनी को बताती है कि दादी की डेथ हो गई है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। लोकनाथ अनम्मा से पूछता है कि हर कम्युनिटी में संस्कार अलग अलग तरीके से होता है, क्या ये बॉडी से मुक्ति पाने के लिए होता है या फिर उसकी आत्मा से हमें कोई नुकसान न पहुंचे। अगर किसी की कोई विश पूरी ना हो तो क्या आत्मा भटकती है। अनम्मा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। एंथनी अपनी माँ का संस्कार कर रहा होता है। सेम टाइम अनम्मा एंथनी का घर चेक करती है।
फिर उन्हें वहाँ पर सुरम्मा की आत्मा दिखाई देती है। अनम्मा उनसे उसकी डेथ का रीजन पूछती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती और वहाँ से गायब हो जाती है। अनम्मा कहती है कि उसके घर बेटा ही होगा और वो उसके हस्बैंड का रीबर्थ होगा, इसलिए उसे अपनी फैमिली की हेल्प करनी चाहिए। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब अनम्मा पीछे देखती है तो वहाँ पर उस घर की पुरानी औरत नरसामा बैठी होती है। फिर नरसामा भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब इनकी क्या स्टोरी थी ये हमें बाद में पता चलेगी। फिर अनम्मा वहाँ पहुँचती है जहाँ सुरम्मा का फ्यूनरल चल रहा था। वो सुरम्मा के हस्बैंड की फोटो उनके साथ ही दफना देती है। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। लोकनाथ अनम्मा से पूछता है कि क्या सुरम्मा के साथ फोटो दफनाने से उनकी आत्मा को शांति मिली। तभी हम देखते हैं वही फोटो घर की दीवार पर लगी थी। अब पास्ट में अनम्मा फिर से एंथनी के घर जाती है। मैरी उन्हें मंदिर दिखाती है और कहती है कि यहाँ पर सारी फोटोज अपने आप गिर जाती है। फिर अनम्मा मैरी से पूछती है कि वो ऊपर लगी फोटो किसकी है। मैरी बताती है कि ये फोटो हमने पहले कभी नहीं देखी। तभी मैरी की नजर अपने ससुर की फोटो पर जाती है और वो शॉक्ड हो जाती है। फिर अनम्मा एंथनी को कहती है कि उनकी फैमिली में एक से ज्यादा शक्तियां हैं जो उन्हें तंग कर रही हैं। मैरी कहती है कि उसे अपने बच्चों के लिए डर लग रहा है। अनम्मा कहती है कि तुम्हारा प्यार ही उनकी ताकत है, इन्हें कुछ नहीं होगा। फिर अनम्मा तारा को अपने पास बुलाती है। वो तारा से पूछती है कि क्या उसे डर लग रहा है। फिर तारा साइन लैंग्वेज में बताती है कि जब उसे कुछ दिखाई देता है तो वो आंखें बंद कर लेती है, फिर उसे डर नहीं लगता। अनम्मा तारा के हाथों पर चोट के निशान देखती है, पर तारा कहती है कि उसे नहीं पता ये चोटें कैसे आई। फिर जब अनम्मा घर के बाहर लगे बरगद के पेड़ को टच करती है तो उसे कुछ विजुअल दिखाई देते हैं और कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। फिर अनम्मा घर में जाती है और एंथनी को कहती है कि हमारे पास के पेड़ पौधे हमारी यादों के फिक्स डिपॉजिट हैं। अब उनका लॉक ओपन करने की कैपेबिलिटी किसी किसी के पास होती है। 60 साल पहले इस घर में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। फिर उस परिवार की बेरहमी से किसी ने हत्या कर दी और ये मुझे उस पेड़ से पता चला है। अब इससे पहले कि अनम्मा कुछ आगे कहती, वहाँ टेबल पर रखा सामान हिलने लगता है। तभी अनम्मा को अपने सामने लगे फ्रेम में अपनी तस्वीर दिखती है। तभी फोन की वायर से उसका गला घुटने लगता है। एंथनी उन्हें बचाने के लिए आगे आता है तो कोई स्ट्रांगली उसे पीछे धक्का मारता है। फिर अनम्मा मुश्किल से जीसस क्राइस्ट को छूकर अपनी जान बचाती है। फिर अनम्मा बताती है कि उसे इन शक्तियों का पता लगाने से कोई रोक रहा है, हमें इसका सॉल्यूशन अमावस्या से पहले ही निकालना होगा। फिर वो कहती है कि अपनी बेटी तारा का खास ध्यान रखे, मतलब तारा उन शक्तियों का मेन टारगेट है। अब प्रेजेंट में देखते हैं कि लोकनाथ अनम्मा के घर के बाहर उसकी वेट कर रहा था। फिर वो अनम्मा को कहता है कि वो आगे की स्टोरी जानना चाहता है। फिर लोकनाथ अनम्मा से पूछता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग हिंदू है तो वो दूसरे धर्मों को क्यों मानती है। वो पूछता है कि आप फॉरेन में जाकर विद्याएं सीख कर आई हैं, क्या हमारी कंट्री में जो विद्याएं हैं वो काफी नहीं है। अनम्मा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हमारे धर्म में एक्सोसिज्म परंपरा का कहीं भी जिक्र नहीं है। यहाँ एक आत्मा को घर में आने से रोकने के लिए घर में दीप जलाना, प्रार्थना करना और मंत्र चांट करना है, जिससे आत्मा घर में नहीं आती। सब अपने अपने विश्वास की बात है। अब स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है। एंथनी और उसकी फैमिली घर में खाना खा रहे थे, लेकिन तारा खाना खाने से मना कर देती है। वो अपनी माँ के साथ बुरा बिहेव करती है। दूसरी तरफ अनम्मा अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से मिलती है और किताबें पढ़ती है। जब अनम्मा ध्यान लगाती है तो उसे एंथनी की माँ दिखाई देती है। उस रात सुरम्मा को कोई आवाज आती है। फिर वो उठकर बच्चों को देखने के लिए उनके रूम में जाती है। तभी सीढ़ियों पर उसे एक भयानक आत्मा दिखाई देती है जो उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है और इसी कारण उनकी डेथ हुई थी। दूसरी तरफ एंथनी उस रूम को लॉक करवा देता है। कारपेंटर रूम से मेकअप बॉक्स लाकर एंथनी को दे देता है। तभी वहाँ अपनी टीम के साथ अनम्मा आती है। अनम्मा के साथ आर्य था जो कि हिंदू है और दूसरा सोहेल था जो कि मुसलमान था। तीसरा जीके जिसे 16 लैंग्वेज की नॉलेज थी। तभी उसी रात अनम्मा को उस पेड़ के ऊपर स्केलेटन मिलता है। अगली सुबह सोफी और तारा बाहर खेल रहे होते हैं। फिर अनम्मा एंथनी से कहती है कि वो तारा को अपनी नजरों से दूर न जाने दे। तारा को कोई आवाज सुनाई देती है। हम जानते हैं तारा सुन नहीं सकती, फिर भी वो उस आत्मा के कंट्रोल में उस पेड़ के पास जाकर चक्कर लगाने लगती है। एंथनी उसे रोकना चाहता है पर अनम्मा उसे मना कर देती है। चक्कर लगाते लगाते तारा के पैर जख्मी हो जाते हैं। तभी अनम्मा मैरी और एंथनी को वो स्केलेटन दिखाती है और बताती है कि ये बच्ची अपने पिता से बचने के लिए इस पेड़ पर छुपी थी और वहीं पर मर गई। दूसरी तरफ तारा बेसुध होकर गिर जाती है। फिर सब लोग तारा को घर के अंदर लेकर आते हैं और तारा को एक टेबल पर लिटा देते हैं। तारा के चारों तरफ सेफ्टी सिंबल रखे जाते हैं और घर में पूजा शुरू हो जाती है। तारा की बॉडी पर होली वाटर डाला जाता है जो कि भाप बनकर उड़ जाता है, जैसे उसकी बॉडी में आग जल रही हो। जीके मंत्र चांट करता है। तभी तारा को होश आ जाता है। फिर वो बात करती है, रोती है और हंसती है, कभी कांपती है और गिड़गिड़ाती है। अनम्मा कहती है ये एक ट्रैप है,
तुम मंत्र पढ़ते रहो। तभी उस रूम का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है, जिसे एंथनी ने सील करवा दिया था। फिर अनम्मा आर्या को दीवार पर लगी फोटो उतारने को कहती है। तभी उस रूम का लॉक अपने आप ही टूट जाता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर तारा की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर जीके बेहोश हो जाता है। फिर तारा डरावनी आवाज में कहती है कि वो अपने बच्चों को पेट में ही मारना चाहता था, लेकिन अब वो सबको इसी घर में मारेगा। फिर तारा की बॉडी उस रूम के अंदर जाने लगती है। फिर अनम्मा ऊपर आती है। उसे उस रूम में एक बेसमेंट मिलता है। फिर वो और आर्य बेसमेंट में जाते हैं। वहां उन्हें एक पुराना संदूक मिलता है। जब अनम्मा संदूक खोलकर देखती है तो उसमें उसे स्केलेटन मिलते हैं। फिर अनम्मा को कुछ विजुअल्स आने लगते हैं। अब अनम्मा को पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है। 1930 में इस घर में न्यू दामा नाम का एक आदमी अपनी माँ, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और अपनी 4 बेटियों के साथ रहा करता था। न्यूद समा वही है जिसकी आत्मा एंथनी को मिल से आते टाइम मिली थी। न्यूद समा की 4 बेटियां थी, जिसके कारण उसकी माँ और वो खुद अपनी वाइफ को टॉर्चर किया करते थे, क्योंकि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया था। न्यूद समा की माँ अपनी पोतियों से नफरत किया करती थी। अब दोबारा से बेटी ना हो, इसलिए न्यूद समा एक तांत्रिक लेडी को लेकर आता है। वो अपने टोटके से बताती है कि फिर से लड़की होगी। फिर गुस्से में आकर न्यूद समा एक चाकू से अपनी वाइफ का पेट काट देता है और होने वाले बच्चे को भी मार देता है। इससे उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। फिर वो अपनी बेटियों को भी मार देता है। अनम्मा को जो स्केलेटन पेड़ पर मिला था वो न्यूद समा की छोटी बेटी का था। फिर वो तांत्रिक उसकी अनबॉर्न बेबी को उसी पेड़ के नीचे दफना देती है। अब स्टोरी 1990 वाले टाइम में वापस आती है। अनम्मा को वहां पर तारा मिल जाती है। फिर अनम्मा तारा और संदूक को लेकर बाहर आती है। फिर एंथनी अनम्मा को वो मेकअप बॉक्स देता है जिसको कारपेंटर ने उस रूम से निकाला था। फिर अनम्मा अगली पूजा की तैयारी करती है। ये पूजा मैरी को करनी थी, क्योंकि आत्मा ने एक बार भी मैरी पर अटैक नहीं किया था। मैरी के पेट में एक मेल चाइल्ड था, जिसके पैदा होते ही वो पिंडम उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। फिर मैरी पूजा शुरू कर देती है। तभी अनम्मा एंथनी को वो मेकअप बॉक्स, फोटो फ्रेम और बाकी सामान का संस्कार करने को कहती है। अनम्मा कहती है कि अगर कोई तुम्हें ये काम करते समय आवाज दे तो पीछे मुड़कर मत देखना और ना ही किसी की आंखों में देखना। तभी एंथनी जब फ्यूनरल कर रहा होता है, तभी वहां पर न्यूद समा की आत्मा आकर एंथनी को अपनी तरफ देखने को कहती है, लेकिन एंथनी उसे इग्नोर कर देता है। तभी वहां पर सोहेल आ जाता है और वो एंथनी को अंदर जाने को कहता है। फिर न्यूद समा सोहेल को उकसाता है तो सोहेल पीछे देख लेता है। फिर न्यूद समा सोहेल पर अपना कंट्रोल कर लेता है। फिर सोहेल घर के अंदर जाकर पूजा में विघ्न डालता है। फिर वो अनम्मा पर अटैक करता है। तभी एंथनी पीछे से सोहेल के सिर पर फ्लावर पॉट दे मारता है। तभी अनम्मा अपना लॉकेट सोहेल के गले में डाल देती है। फिर नायुद सामा की आत्मा सोहेल की बॉडी को छोड़कर चली जाती है। तभी तारा भी ठीक हो जाती है। एंथनी और मैरी अनम्मा का शुक्रिया अदा करते हैं और अनम्मा वहां से चली जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। लोकनाथ अनम्मा से कहता है कि आप ग्रेट हो, आपने एंथनी और उसकी फैमिली को पिंडम और नायुद सामा से बचा लिया। फिर अनम्मा को लोकनाथ का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। तभी उनका फोन बजता है। अब इनके पास कोई नया केस आया था। फिर लोकनाथ अनम्मा को साथ चलने के लिए कहता है। अनम्मा कहती है ये लास्ट टाइम है। फिर वे दोनों एक घर में जाते हैं। वहां पर वही कुत्ता मरा पड़ा था जो मूवी की शुरुआत में अनम्मा की गाड़ी से टक्कर मार मार कर मर गया था। फिर वो घर में जाती है तो उस घर में कोई भी नहीं होता। फिर अनम्मा खिड़की से बाहर झांकती है। तभी उसे याद आता है कि वो अपनी माला और बैग गाड़ी में ही भूल गई है। तभी लोकनाथ उनके पास आता है, लेकिन वो लोकनाथ नहीं बल्कि उसकी बॉडी में नायुद सामा था। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।